आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें दो दुनियाओं का टकराव है। एक दुनिया जो ख्वाहिशों से चलती है और दूसरी जो अपने उसूलों पर जीती है। ये जुनून और सम्मान की एक ऐसी महागाथा है जिसने इतिहास पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। बस यही एक लाइन, यही एक सोच, अलाउद्दीन खिलजी की ये जिद ही पूरे टकराव की वजह बनती है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये वो सोच है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगी। एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख करने वाली है। तो इस कहानी के केंद्र में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जिनके मूल्य एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। एक तरफ है दिल्ली की खिलजी सल्तनत और दूसरी तरफ मेवाड़ का राजपूत साम्राज्य। और ये फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ खिलजी सल्तनत है, ख्वाहिश, बगावत और फतह की आग में जलती हुई। वहीं दूसरी तरफ है मेवाड़, मान, उसूल और त्याग की बुनियाद पर खड़ा। ये सिर्फ दो सल्तनतें नहीं बल्कि जीने के दो अलग अलग नजरिए हैं जो अब टकराने वाले हैं। तो कहानी के एक सिरे पर है अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शख्स जिसकी ख्वाहिशों की, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं है। वो सिर्फ सुल्तान नहीं बनना चाहता, वो हर उस चीज को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है जिसे वो नायाब समझता है। और सत्ता तक पहुंचने का उसका रास्ता देखिए, खून और धोखे से सना हुआ। वो इजाजत नहीं मांगता, वो छीन लेता है। देवगिरी पर बिना पूछे हमला, अपने ही चाचा जो कि सुल्तान थे उनका कत्ल, और फिर मंगोलों को हराने के बाद वो खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। और ये शब्द, ये उसके घमंड को नहीं, उसके अटूट यकीन को दिखाते हैं। उसकी नजर में उसे कोई रोक ही नहीं सकता। उसे लगता है कि कायनात ने उसे सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बनाया है, फिर चाहे रास्ता कितना भी बेरहम क्यों ना हो। तो जहां एक तरफ दिल्ली में ये सब चल रहा था, वहीं हजारों मील दूर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी पहचान थी सिंघल की राजकुमारी पद्मावती। उनकी दुनिया ताकत की नहीं बल्कि सम्मान, ज्ञान और उसूलों की थी। इन दोनों की पहली मुलाकात किसी सियासी समझौते से नहीं बल्कि जंगल में हुए एक हादसे से होती है। एक तीर जो गलती से मेवाड़ के महारावल रतन सिंह को जा लगता है। और बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सम्मान और प्रशंसा की नींव पर बनी है। और जब मेवाड़ के राजगुरु ने उनकी परीक्षा लेते हुए पूछा कि रूप और गुण में से ज्यादा जरूरी क्या है, तो पद्मावती का जवाब उनकी गहरी सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, गुण ही सर्वोपरि है, क्योंकि सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है। रतन सिंह से शादी के बाद वो चित्तौड़ की रानी बनी और अपनी समझदारी और अपने उसूलों की वजह से बहुत जल्दी ही मेवाड़ के लोगों के दिलों में बस गई। वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि उनके मान सम्मान का प्रतीक बन गई। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये दो अलग अलग दुनियाएं अब टकराने ही वाली थी। और इसकी वजह क्या बनी? एक धोखा, एक शख्स का बदला पूरे इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। होता यह है कि चित्तौड़ के राजगुरु राघव चेतन को राजा और रानी की जासूसी करते हुए पकड़ लिया जाता है और उसे देश निकाला दे दिया जाता है। अपने इसी अपमान का बदला लेने की आग में जलता हुआ वो सीधा दिल्ली पहुंचता है, एक ऐसी खबर लेकर जो सुल्तान को बेचैन कर देगी। राघव चेतन अलाउद्दीन के सामने पद्मावती की खूबसूरती को कुछ इस तरह से बयां करता है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक जुनून का बीज था जो वो अलाउद्दीन के दिमाग में बो रहा था। और वो बीज फौरन एक ऐसे जुनून में बदल गया जिसने अलाउद्दीन को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। अब उसे वो नायाब चीज चाहिए थी जिस पर वो अपना हक समझता था, और वो थी रानी पद्मावती। इसके बाद जो जंग छिड़ी वो जमीन के लिए नहीं बल्कि एक इंसान को पाने के लिए थी। सोचिए, अलाउद्दीन की पूरी सल्तनत की ताकत अब चित्तौड़ के किले के दरवाजे पर खड़ी थी। घेराबंदी महीनों तक चली। राजपूतों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब अलाउद्दीन ने किले की रसद बंद कर दी तब भी वो नहीं झुके। तो आखिर में उसने धोखे का सहारा लिया। रतन सिंह को बातचीत के बहाने बुलाया और उन्हें कैदी बना लिया। पर पद्मावती ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसकी अलाउद्दीन कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सुल्तान की शर्तें मानने का नाटक किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये शर्तें असल में एक बहुत ही दुस्साहसी बचाव योजना का हिस्सा थी। और ये योजना कामयाब रही। सोचिए, जो 800 पालकियां दासियों को लाने के लिए थीं, उनमें से निकले राजपूत योद्धा। उन्होंने अपने राजा को छुड़ाया और वहां से निकल भागे।
ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये अलाउद्दीन के अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट थी। इस धोखे से अलाउद्दीन तिलमिला उठा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उसने चित्तौड़ पर आखिरी और सबसे बड़ा हमला बोल दिया। अब ये जंग जुनून की नहीं बल्कि जख्मी अहंकार और बदले की बन चुकी थी। और आखिरकार मैदान जंग में उसूल और जुनून आमने सामने थे। रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच एक एक का मुकाबला हुआ, लेकिन जीत हार का फैसला ईमानदारी से नहीं हुआ। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने धोखे से पीछे से वार किया और महारावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। किले का गिरना अब तय था। ऐसे में अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखते हुए पद्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ की सभी औरतों ने एक फैसला लिया। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि दुश्मन के हाथों अपनी अस्मिता का अपमान होने से बचाने का एक अंतिम और भयावह कदम था। ये शब्द, ये उनकी आखिरी ललकार थी। अलाउद्दीन किला जीत सकता था, सल्तनत जीत सकता था, लेकिन वो उस चीज को कभी हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए ये सारी जंग लड़ी गई थी। तो सोचिए, जब अलाउद्दीन खिलजी किले के दरवाजे तोड़कर अंदर पहुंचा होगा तो उसे अपनी जीत के जश्न की जगह जलती चिताओं की राख मिली। उसने किला तो जीत लिया था, पर वो जंग हार गया था। और यहीं पर इतिहास एक सवाल छोड़ जाता है, जुनून की उस आग में असल में जीत किसकी हुई?